आज का जो हमारा टॉपिक है पोस्ट बजट अमेंडमेंट्स इन फाइनेंस एक्ट 2020। पहले हम उसके बारे में बात करेंगे और देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ऑर्डिनेंस इशूड ऑन 30th of March regarding extension of various due dates in the income tax due to this whole lockdown issue. Okay. What are the major areas of changes? 4 या 5 चेंजेस जो हैं वो टीडीएस टीसीएस के प्रोविजंस को लेके हैं जो प्रैक्टिकली हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अंडर सेक्शन 1023C जो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हैं उनको लेके कुछ चेंजेस हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चेंज जो है दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन्स। ऑप्शनल टैक्स रेजिम सेक्शन 115 BAA, BAB और BAC जो इसी साल फाइनेंस बिल में इशू हुआ था उसको लेके कुछ चेंजेस हैं। एंड देन सम चेंजेस हैव बीन प्रपोज्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट इक्वलाइजेशन लेवी आल्सो। आज के हमारे डिस्कशन में हम इस इक्वलाइजेशन लेवी वाली बात को टच नहीं करेंगे, उसके लिए कोई अलग से हम डिस्कशन रख सकते हैं। बाकी जो तीनों चारों एरिया ऑफ चेंजेस हैं जो हमारे लिए कहीं ना कहीं काफी ज्यादा रिलेवेंस रखते हैं, all these areas we shall be discussing in our today's seminar. Okay, this is going to be our first part of discussion, and then in the second part we shall be talking about extension of various kind of due dates which have been given. So let's start with this changes proposed in TDS and TCS. सबसे पहला जो चेंज आया है वो बड़ा सरप्राइजिंग सा चेंज है। अंडर सेक्शन 194N पिछले साल ही ये सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट में इंट्रोड्यूस हुआ था। कैश विड्रॉल एक लिमिट से अगर ज्यादा हो तो उस पे टीडीएस की लायबिलिटी आ रही थी। नाउ सडनली इस सेक्शन में कुछ नए एडिशंस कर दिए गए हैं, कुछ फर्दर रिक्वायरमेंट्स ऐड कर दी गई हैं। सो व्हाट आर दीज चेंजेस? अब ये सारे चेंजेस के बाद में सेक्शन क्या हो गया है? पहली बात जो सेक्शन कह रहा है, cash withdrawals exceeding ₹1 crore during the year, there is a TDS applicable at the rate of 2%. ये पुराना प्रोविजन था और अभी अमेंडमेंट के बाद में भी ये तो एज इट इज मेंटेन रखा गया है। जो चेंज आया है इस सेक्शन 194N में, ये है normal TDS applicable under section 194N when the cash withdrawal exceeding ₹1 crore. The rate of TDS is 2%. Now in one case they are bringing down this particular threshold to 20 lakhs. 20 लाख से ज्यादा का अगर कैश विड्रॉल है तो 2% से TDS, और 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉल है तो TDS 5% से in a specific situation. Now what is that particular situation? They are talking about a recipient, an account holder who has not filed his return of income for last 3 years. जिसने पिछले 3 सालों से अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, ऐसे पर्सन के केस में 194N shall be applicable the moment cash withdrawal exceeds 20 lakhs. 2% का टीडीएस। और इन्हीं साहब के केस में जब कैश विड्रॉल 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा तो ऑन दैट एक्सेस अमाउंट टीडीएस फिर 5% से करना होगा। So now this has become something very, very important and very, very interesting also to find out how the banks will be complying with this. बैंक को अब ये रिकॉर्ड अपने पास में रखना होगा कि उनके कौन कौन से अकाउंट होल्डर हैं जिन्होंने पिछले 3 सालों के इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल नहीं किए हैं। ओके, प्रोबेबली द मोमेंट कैश विड्रॉल एक्सीड्स इन द अकाउंट मोर देन 20 lakhs, तो फिर बैंक अपने अकाउंट होल्डर से ये इंफॉर्मेशन गैदर करेगा कि साहब आपने अपने पिछले 3 सालों के रिटर्न फाइल किए हैं या नहीं किए हैं। द क्वेश्चन कैन ऑलवेज बी आस्क्ड, बैंक कैसे वेरीफाई करेगा जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो इंफॉर्मेशन जेन्युइन है नहीं है? ये एडिशनल वर्कलोड जो बैंक का पड़ने वाला है उसका कॉम्पनसेशन कैसे होगा? बट दिस इज व्हाट द सेक्शन इज नाउ सेइंग कि ऐसे पर्सन जिनने पिछले 3 सालों के अपने रिटर्न फाइल नहीं किए हैं उनके कैश विड्रॉल पे टीडीएस 20 लाख से ऊपर ही चालू हो जाएगा 2% की रेट से।
जब इस नए सेक्शन को हम ध्यान से देखते हैं तो लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी अजीब सी नजर आती है. इट्स अ बिट curiously worded section. A proviso has been inserted in section 194N to introduce this requirement of last 3 years return not filed by the account holder. The language is a bit complicated. Now section कह रहा है कि साहब ऐसे assessee who have not filed the return of income for all of the 3 assessment year relevant to the 3 years for which the time limit has expired immediately preceding the previous year. Something very interesting. मीनिंग thereby जैसे ही 139(1) की फाइलिंग की टाइम लिमिट एक्सपायर हो गई है और किसी अकाउंट होल्डर ने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है, पिछले 2 सालों का उसने रिटर्न फाइल नहीं किया और तीसरे साल का रिटर्न फाइल करने की जैसे ही डेडलाइन एक्सपायर हो गई, वैसे ही नाउ दिस पर्सन शैल गेट इनटू द क्लचेस ऑफ दिस 194N और बैंक को फिर उसका टीडीएस डिडक्ट करना चालू करना होगा. नाउ बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं. वी कैन सी दैट दिस इज नॉट अ से वेल थॉट आउट काइंड ऑफ प्रोविजन. काफी सारी से कॉम्प्लिकेशंस आने ही वाली है. इनकम टैक्स एक्ट में 3 अलग अलग ड्यू डेट्स होती हैं रिटर्न फाइल करने की. बैंक को ये पता रखना पड़ेगा कौन से अकाउंट होल्डर के लिए ड्यू डेट क्या एप्लीकेबल होने वाली है. हो सकता है कोई असेसी जिसने पिछले 2 साल का रिटर्न फाइल नहीं किया हो, तीसरे साल का रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट अभी नहीं निकली है, उसके पहले उसने ऑलरेडी 20 लाख का विड्रॉल कर लिया है. जैसे ही ड्यू डेट निकलती है वैसे ही अब उस पे टीडीएस की लायबिलिटी आ जाएगी. जो पुराना बैंक का बैकलॉग है वो कैसे मीट आउट होगा. 139(1) की ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं हुआ, बिलेटेड रिटर्न फाइल कर दिया तो क्या होगा. लॉट मेनी क्वेश्चंस आर देयर which requires an answer, which requires a clarification. But now this is what is the law of land. वो कानून बन चुका है. पिछले 30 साल के रिटर्न फाइल नहीं हुए, 20 लाख से ज्यादा का बैंक से कैश विड्रॉल, टीडीएस एट द रेट ऑफ 2%. और इन्हीं केस में अगर 1 करोड़ से ज्यादा का विड्रॉल हो जाएगा तो टीडीएस की रेट 5% एप्लीकेबल होगी. फर्स्ट चेंज रिलेटेड विद दिस टीडीएस. सेकेंड, ये छोटा सा एक चेंज है. अंडर सेक्शन 194J टीडीएस की रेट 10% नॉर्मली होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, फीस टू द डायरेक्टर. ऑल दीज टीडीएस आर एट द रेट ऑफ 10%. जब फाइनेंस बिल प्रेजेंट किया गया था उस समय ऑलरेडी 194J में एक अमेंडमेंट प्रपोज था. That is, with respect to fees for technical services, the rate of TDS has been reduced from 10% to 2%. ये तो सब फाइनेंस बिल में ऑलरेडी था और अभी पास होके ये कानून का हिस्सा बन चुका है. अब जब बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ उस समय एक नया अमेंडमेंट और इंट्रोड्यूस हुआ. इन रेस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी arising to a person by way of sale, distribution or exhibition of cinematographic film. So film industry के लिए, film distribution business के लिए ये एक relevant amendment है. Any payment which I am making by way of royalty with respect to distribution or exhibition of cinematographic films, मैं इस तरह की किसी अगर रॉयल्टी का पेमेंट कर रहा हूं तो इस रॉयल्टी के पेमेंट में से मुझे 2% से टीडीएस करना होगा अंडर सेक्शन 194J. So now 194J will have say 2 different rates of TDS. 10% बाकी सारे केसेस में, 2% फीस फॉर टेक्निकल सर्विस के केस में और 2% रॉयल्टी फॉर एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स के केस में. थर्ड अमेंडमेंट इज विथ रेस्पेक्ट टू टीसीएस. नाउ टीसीएस के कई सारे प्रोविजन इस बार से नए इंट्रोड्यूस हुए हैं. जब फाइनेंस बिल प्रेजेंट हुआ था उसी समय ये कुछ नए टीसीएस की कैटेगरी इंट्रोड्यूस हो गई थी और उन टीसीएस के प्रोविजंस में कुछ रैशनलाइजेशन की जरूरत थी, कुछ क्लैरिफिकेशन की जरूरत थी जो अब बिल को पास करते समय इंट्रोड्यूस हुए हैं. सो व्हाट आर दीज चेंजेस? 3 या 4 अलग अलग चेंजेस हैं विथ रेस्पेक्ट टू टीसीएस.
सबसे पहली बात तो सर ये नए टीसीएस के जो प्रोविजन है वो अब 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल होंगे। There are 3 new TCS provisions which have been introduced during the course of finance bill itself. ये 3 नए TCS के provision। पहला, any remittance outside India in terms of this liberalized remittance scheme of RBI, LRS scheme, 7 लाख से ज्यादा का ये रेमिटेंस है देन 5% का TCS। एनी अमाउंट विथ रेस्पेक्ट टू ओवरसीज टूर पैकेज जिसमें कि कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, ओवरसीज टूर पैकेज की अमाउंट इन दैट केस टीसीएस अगेन एट द रेट ऑफ 5%। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार रीचिंग इंपैक्ट वाला प्रोविजन जो ऑलरेडी आ गया है, दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू सेल ऑफ एनी गुड्स एक्सीडिंग ₹50 लाख। अगर मेरा खुद का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का है और 50 लाख रुपए से ज्यादा का अगर मैंने किसी भी एक पार्टी को सेल ऑफ गुड्स किया है तो देन मुझे 0.1% की रेट से टीसीएस कलेक्ट करना है। ये प्रोविजन ऑलरेडी फाइनेंस बिल में आ गया था, तो बजट के डिस्कशन के समय इन प्रोविजंस का डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका था। अब जो चेंज आया है वो इतना है कि साहब ये सारे प्रोविजन अब 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल होंगे। द फर्स्ट चेंज। सेकंड चेंज इज विथ रेस्पेक्ट टू दिस टीसीएस फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। एक छोटा सा एक्सेप्शन आ गया है दैट इट इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ एक्सपोर्ट। ये क्लेरिफिकेशन उस समय भी मांगा गया था कि साहब सेल ऑफ गुड्स में तो सारे तरह के सेल इंक्लूड हो जाते हैं, अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो फॉरेन बायर से मैं कैसे टैक्स कलेक्ट करके लेके आऊंगा। तो नाउ द अमेंडमेंट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड दैट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स दिस टीसीएस फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स शैल नॉट बी एप्लीकेबल। Third one is with respect to this TCS on LRS remittance. Normal rate of TCS in this case is 5%. एक special rate है that is in the respect of foreign education. If the amount being remitted is a loan taken from any financial institution for the purpose of pursuing any education out of India. मेरे एसएससी का बेटा न्यूयॉर्क में स्टडी करने जा रहा है, यूएस में कहीं उसका एडमिशन हो गया है, उसकी एजुकेशन के लिए वहां यूएस की यूनिवर्सिटी को पेमेंट भेजना है। मेरे एसएससी ने बैंक से लोन लिया है और ये लोन लेके अगर यूएस की यूनिवर्सिटी को पैसा भेजा जा रहा है तो ऐसे केस में नाउ द रेट ऑफ टीसीएस वुड बी 0.5% ओनली। बैंक विल रिकवर दिस 0.5% टीसीएस इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। तीसरा, चौथा जो अमेंडमेंट रिलेटेड विद टीसीएस है दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू बोथ दिस टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड टीसीएस ऑन एलआरएस रेमिटेंस। क्लैरिफिकेशन ये मांगा गया था कि सर इन दोनों केसेस में 7 लाख या 50 लाख रुपए की लिमिट है। एक बार अगर ये लिमिट क्रॉस हो जाती है तो फिर टीसीएस क्या पूरी अमाउंट के रेफरेंस में करना है या टीसीएस केवल एक्सीडिंग अमाउंट के रेफरेंस में करना है। एक्ट में इटसेल्फ में अभी अमेंडमेंट, उसके थ्रू क्लैरिफिकेशन कि इफ द थ्रेशोल्ड लिमिट हैज बीन क्रॉस्ड देन टीसीएस इज एप्लीकेबल ओनली विथ रेस्पेक्ट टू द एक्सीडिंग अमाउंट। जो 50 लाख या 7 लाख रुपए से ज्यादा की अमाउंट है उस एक्सेस अमाउंट पे ही टीसीएस का कैलकुलेशन करना होगा। दिस इज द नेक्स्ट अमेंडमेंट, नेक्स्ट चेंज रिलेटेड विद दिस होल टीडीएस टीसीएस। छोटा सा एक ये अमेंडमेंट, डिविडेंड चूंकि टैक्सेबल हो गया है इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट, एनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू अ नॉन रेसिडेंट और अ फॉरेन कंपनी टीडीएस विल बी एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 195। जब फाइनेंस बिल प्रपोज हुआ था तब इस टीडीएस की कोई अलग से रेट नहीं थी। नाउ इशू यह है कि जो भी टीडीएस 195 में होता है उसकी रेट्स फाइनेंस एक्ट के थ्रू मेंशन होती है और फाइनेंस एक्ट में अगर कोई अलग से रेट मेंशन नहीं है तो फिर टीडीएस की रेट 30% फॉर इंडिविजुअल एंड 40% फॉर फॉरेन कंपनीज हो जाती है। तो जब फाइनेंस बिल आया था डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी रिसिपिएंट के हाथों में हो गई थी और उसके कारण ऑटोमेटिकली 195 में ये डिविडेंड के पेमेंट पे टीडीएस की लायबिलिटी बनने लगी थी।
अलग से कोई रेट स्पेसिफाई उस समय नहीं की गई थी, तो ऐसा कहा जा रहा था कि साहब ये फॉरेन एनआरआईज को, फॉरेन कंपनीज को जो डिविडेंड का पेमेंट होगा टीडीएस बहुत हाई रेट से करना होगा. नाउ द क्लेरिफिकेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड that in respect of this dividend payment to a non-resident or to a foreign company, the rate of TDS shall be 20%. This amendment is in the first schedule of part second, not in the Income Tax Act itself, but Finance Act first schedule part second में amendment है. The point which is required to be noted here is कि अगर receiver dividend receiver is entitled for any treaty benefit, DTAA applicable होता है, तो फिर rate of TDS will be as per DTAA or this 20% whichever is beneficial. Normally इंडिया के जितने DTAAs हैं, डिविडेंड पे TDS का रेट वहां 10 या 15% है, तो उस केस में DTAA का रेट या 20% whichever is beneficial that will be applicable. डिविडेंड का पेमेंट अगर रेसिडेंट को हो रहा है तो वो टीडीएस सेक्शन 194 में है, जिसके लिए रेट ऑलरेडी 10% एप्लीकेबल होती है. फाइन. सो ये कुल मिला के 3 या 4 अमेंडमेंट्स रिलेटेड विद द टीडीएस टीसीएस प्रोविजंस. देन उसके बाद में एक छोटा सा जो चेंज प्रपोज्ड हुआ है, दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 1023C. एनी कॉर्पस डोनेशन रिसीव्ड बाय दीज इंस्टीट्यूशंस सिंपल सा मामला, ऑल द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA, उनके केस में तो ये प्रोविजन बहुत पहले से था कि उन्हें अगर कोई भी कॉर्पस डोनेशन मिल रहा है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज फुल्ली एग्जाम. उस पे वो 85% के यूटिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट, नथिंग वाज एप्लीकेबल. सिमिलर काइंड ऑफ बेनिफिट वाज नॉट एप्लीकेबल विथ रेस्पेक्ट टू 1023C रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन. और इसलिए अभी तक 1023C रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के केस में any donation even if received for the purpose of corpus, उसका exemption वो 85% utilization के basis पे ही मिलता था. Now the act is saying after this amendment that any corpus donation received by any fund, institution, university, hospital, any other medical educational institution जो already 1023C में registered है, उनको मिला हुआ corpus donation, it is now fully exempt, like it is exempt for this charitable organization registered under section 12AA. Okay. Fine. Then this is the place where, if I can say so, a real mess has been created by the lawmakers. The whole situation related with the determination of residential status for person of Indian origins or for Indian citizens who are staying outside India, now that whole provision, that whole section 6 of income tax has now become a very complicated piece of provision. जब फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस हुआ था उस समय कुछ अमेंडमेंट्स थे, उन अमेंडमेंट्स को लेके कई सारे इश्यूज रेज हुए. Then government in its own wisdom has thought to address those issues in a very interesting kind of manner. और इसलिए कई बार ऐसा होता है कि साहब जब सॉल्यूशन किसी चीज का आता है तो प्रॉब्लम सुलझती कम है, कॉम्प्लिकेटेड और ज्यादा हो जाती है. तो वैसा ही कुछ मामला अब इस मैटर में हो गया है. डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन्स हु आर स्टेइंग अब्रॉड. द एक्ट हैज बिकम क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड ऑन दिस पार्ट. व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज टू जनरेट अ सिंप्लीफाइड अंडरस्टैंडिंग. जो सारा का सारा वो रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने का मामला है, हम उसको एक बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं. एज पर द लैंग्वेज ऑफ लॉ इट हैज बिकम क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. Okay, so there are two cases which we need to discuss. The crux of this amendment is this: in the case of a person who is a person of Indian origin or who is Indian citizen and who is staying outside India,
लेकिन उनकी इंडिया की इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स इज मोर देन 15 lakhs, देन उनका रेसिडेंशियल स्टेटस अगर अभी तक एनआर था तो कुछ केसेस में वो एनओआर पे शिफ्ट हो जाएगा. ही विल नॉट बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, बट ही विल बी ट्रीटेड एज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया कुछ केसेस में. तो चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए पहली बात जो हम पकड़ सकते हैं कि सब ऐसा कोई भी पर्सन जिसकी की इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से कम है, देन उनके लिए पहले जैसी सिचुएशन थी वैसी ही अभी भी एप्लीकेबल होगी. देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन दैट पर्टिकुलर केस. द इशू विल अराइज, दिस अमेंडेड प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल only when the income other than income from foreign sources exceeds rupees 15 lakhs. यानी इंडिया की इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो फिर ये नया वाला झगड़ा कहीं ना कहीं रिलेवेंट हो सकता है. तो ये पहली चीज कि सब 15 लाख तक की इनकम है, देन एब्सोल्युटली नो चेंज, नो अमेंडमेंट, जैसा पहले था वैसे ही अभी भी मामला चलेगा. अब 15 लाख से ज्यादा की इनकम है तो क्या होगा? पहला केस. Now, पहला case, the case number 1 is applicable for both type of persons. Either they are citizen of India or they are person of Indian origin staying outside India. पिछले 4 साल में वो इंडिया में ऑलरेडी 365 दिन रह चुके हैं. द बेसिक कंडीशन इस कहां पे चेंज आ रहा है हम उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. सो पिछले 4 सालों में वो ऑलरेडी इंडिया में 365 दिन रह चुके हैं, या तो इंडिया के सिटीजन हैं या कम से कम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं. नाउ इनके केस में व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी सीन, करंट ईयर में उनका इंडिया में पीरियड ऑफ स्टे कितना है, उसके बेसिस पे उनका रेसिडेंशियल स्टेटस और वहीं पे फिर ये अमेंडेड प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी. पहला केस, अगर वो इंडिया में 120 दिन से कम रहते हैं तो देन ही विल बी ट्रीटेड एज अ नॉन रेसिडेंट. ओल्ड सिचुएशन विल कंटिन्यू. 120 दिन से कम अगर वो इंडिया में है करंट ईयर में तो देन वो नॉन रेसिडेंट ही माने जाएंगे. अगर वो 120 से 181 डेज तक इंडिया में है, नाउ दिस इज द प्लेस वेयर दिस अमेंडमेंट इज हिटिंग. यहां पे जाके वो अमेंडमेंट का इंपैक्ट आने वाला है. अगेन अगर उनकी इनकम 15 लाख रुपए तक है तब भी पुरानी सिचुएशन कंटिन्यू रहेगी, कोई चेंज नहीं है. इंडियन इनकम इज मोर देन 15 lakhs. करंट ईयर में इंडिया में पीरियड ऑफ स्टे 120 to 181 डेज और इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है. पिछले साल तक वो इंडिया में नॉन रेसिडेंट ही माने जाते, पर इस अमेंडमेंट के बाद में अब वो इंडिया में नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लिए जाएंगे. उनका स्टेटस एनओआर हो जाएगा. अगर करंट ईयर में उनका पीरियड ऑफ स्टे 182 डेज और मोर है, देन पहले जो सिचुएशन थी वो अब भी कंटिन्यू रहने वाली है. देन या तो वो इंडिया में ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे या इंडिया में नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे, डिपेंडिंग अपॉन पिछले 7 सालों में उनका पीरियड ऑफ स्टे इंडिया में कितना था, पिछले 10 सालों में उनका इंडिया में रेसिडेंशियल स्टेटस क्या था. जो पुराने रूल थे वो एज इट इज एप्लीकेबल होंगे. सो द ओनली एरिया वेयर वी नीड टू फोकस, आई एम सिंपली ट्राइंग टू से क्रिएट दैट पर्टिकुलर फोकस कि साहब चेंज कहां पे आया है, ये अमेंडमेंट के बाद में कहां पे इंपैक्ट आएगा, मेरे कौन से क्लाइंट के लिए मुझे ये अमेंडमेंट एक बार देखना होगा. ऐसे सारे क्लाइंट जो कि पीआईओ हैं या इंडियन सिटीजन है, इंडिया के बाहर रहते हैं, पिछले 4 साल इंडिया में 365 दिन ऑलरेडी रह चुके हैं. अब करंट ईयर में अगर वो इंडिया में 120 दिन से कम है तो वो पिछले हिसाब से भी नॉन रेसिडेंट थे, अब भी नॉन रेसिडेंट है. करंट ईयर में अगर वो 182 डेज या उससे ज्यादा हो गए हैं तो पिछले हिसाब से भी वो ओआर या एनओआर हो जाते, अब भी वह सेम सिचुएशन कंटिन्यू रहेगी. The amendment is only applicable when the period of stay in current year is between 120 to 181 days. इन साहब की इंडिया में इनकम अगर 15 लाख रुपए तक है, then again the amendment is not going to bite. The amendment will be applicable. इनकम 15 लाख से ज्यादा है,
करंट ईयर में इंडिया में पीरियड ऑफ स्टे 120 से 181 डेज है। पिछले 4 सालों में इंडिया में ऑलरेडी 365 डेज रह चुके हैं और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या इंडियन सिटीजन है, देन अर्लियर प्रोविजन के हिसाब से वो एनआर माने जाते, करंट प्रोविजन के हिसाब से वो एनओआर माने जाएंगे। I sometimes really fail to understand what is the fun in creating so much of complication in income tax, but this is how our tax laws are. Come to the second situation, sir. Now, second situation is applicable only with respect to Indian citizen. PIO यहां से बाहर है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बाहर है, केवल सिटीजन ऑफ इंडिया कवर होते हैं। अगेन इनकम अगर 15 लाख रुपए तक है, इंडियन इनकम 15 लाख रुपए तक है, ओल्ड सिचुएशन विल कंटिन्यू, रेसिडेंशियल स्टेटस डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया। अगर इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, लेकिन ही इज लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री, देन अगेन इंडिया का रेसिडेंशियल स्टेटस पुराने हिसाब से ही डिटरमाइन होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है एंड दिस पर्सन इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री, here is the point where the change is coming, here is the point where the amendment is coming. The person is Indian citizen, income in India is more than 15 lakhs, not liable to pay tax in any other country. There is some more complication to this. If he is not liable to pay tax in any other country by reason of his domicile, residence or similar criteria, then this person shall be treated as NOR. This person is not liable to pay tax in any other country because of any other reason, then again the old situation will continue. So again, in order to appreciate the amendment, we need to focus on that point precisely where this change is going to have effect. बाकी सारे केसेस में जैसे पुराना चला रहा था वैसा अभी भी चलता रहेगा. This is the only one area where now the change is going to bite. Citizen of India है, Indian income 15 लाख रुपए से ज्यादा है, not liable to pay tax in any other country by reason of his domicile, residence or similar criteria. All these conditions getting fulfilled, the person shall be treated as not ordinary resident in India. Okay. So this is the change related with the residential status, person of Indian origin, Indian citizens. Okay. The third change is with respect to this optional rate of tax regime introduced in income tax. पिछले साल से इंट्रोड्यूस हुआ था कंपनीज के लिए 115 BAA, 115 BAB. इस साल से इंट्रोड्यूस हुआ फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स 115 BAC. सो इनको लेके अब कुछ चेंजेस हैं, कुछ अमेंडमेंट्स हैं, दो छोटे छोटे से चेंज, दो छोटे छोटे से अमेंडमेंट. 115 BAA, 115 BAB एंड 115 BAC, ये दोनों तीनों सेक्शंस इनकम टैक्स में बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो जाने वाले हैं. बहुत सारे असेसीज के लिए हम प्रोफेशनल्स को इन सेक्शंस को स्टडी करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना होगा. व्हाट इज गोइंग टू बी अ बेनिफिशियल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर आवर नंबर ऑफ क्लाइंट्स. ओके, सो चेंजेस जो अभी प्रपोज हुए हैं फाइनेंस एक्ट में एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल. पहला फॉर 115 BAC इंडिविजुअल्स के लिए जो ऑप्शनल रेट ऑफ टैक्स रेजीम आ रहा है, विदाउट डिडक्शन लोअर रेट ऑफ टैक्स, विथ डिडक्शंस नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स. अब उसमें स्थिति यह है कि वो एक ऑप्शन है, असेसी को ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना है. जब फाइनेंस बिल प्रेजेंट हुआ था तब ये कहा गया था कि अगर असेसी इज कैरिंग ऑन एनी बिजनेस then he has to exercise this option once in a lifetime. एक बार आपने जो ऑप्शन ले लिया फिर आप उससे बंध गए. This rule was applicable only for business cases. Then the interpretation has been created कि सर केवल बिजनेस केस के लिए ये once in a lifetime वाला ऑप्शन अवेलेबल है, बाकी सारे केसेस में it was an year by year basis ऑप्शन.
तो प्रोफेशनल्स के लिए भी ये ऑप्शन ईयर बाय ईयर बेसिस पे माना जाना चाहिए, बिकॉज एक्ट में केवल बिजनेस की बात कही गई थी. Now they have say amended or corrected or rectified that particular situation. Now they are saying कि साहब if assessee is engaged in business or in profession, in both the cases 115 BAC वाला ऑप्शन will be once in a lifetime option. एक बार assessee ने वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया है तो देन वो फिर उस ऑप्शन से बाहर नहीं आ सकेगा if he is engaged in carrying on a business or a profession. एक छोटा सा चेंज इज विथ रेस्पेक्ट टू दिस 115 BAA एंड 115 BAB. Okay, companies lower rate of taxation. If they want to go for this lower rate of taxation, then rule is this, that they cannot claim any deduction under chapter 6A except section 80JJAA. 80JJAA allowed था, बाकी chapter 6A के कोई भी deduction allowed नहीं थे. Now at the time of presentation of finance bill, जो dividend की taxability का status change हुआ, dividend started getting taxable in the hands of recipient. Along with this section 80M has been introduced for the companies. मुझे अपनी सब्सिडी से कोई डिविडेंड मिला है और मैं अपनी आगे सब्सिडी को मैं कोई डिविडेंड बांट रही हूँ. दिस कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड्स टू इट्स ओन शेयर होल्डर. सो जो भी डिविडेंड मिला है उसमें से जितना डिविडेंड दूसरी कंपनीज को दिया गया है वो माइनस हो जाएगा. दैट वाज अ मैकेनिज्म क्रिएटेड अंडर सेक्शन 80M. गड़बड़ यह है कि साहब अगर कंपनी 115 BAA BAB का ऑप्शन एक्सरसाइज करती है तो ये 80M वाला बेनिफिट भी कंपनी को नहीं मिलना था. नाउ दिस पोजीशन हैज बीन करेक्टेड. नाउ फाइनेंस एक्ट इज सेइंग कि इवन इफ कंपनी इज ऑप्टिंग फॉर दिस 115 BAA और BAB, चैप्टर 6A के बाकी कोई और डिडक्शन उन्हें अलाउ नहीं होंगे. 80JJAA मिलता रहेगा और 80M मिलने लग जाएगा. Okay, so these are some important changes which have been introduced in the Finance Act at the time of passing the bill in the Parliament itself. एक इक्वलाइजेशन लेवी से रिलेटेड कुछ चेंजेस है, पर प्रैक्टिकली वो कुछ बहुत ज्यादा हमारे काम का नहीं है, तो हम उसको फिलहाल टच नहीं कर रहे हैं. नाउ वी मूव टू अवर सेकेंड पार्ट ऑफ डिस्कशन. The ordinance which has been issued on 30th of March, the taxation and other laws relaxation of certain provisions, ordinance 2020. मेरा ख्याल है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर 19-20 में इनकम टैक्स में जितने चेंजेस, जितने अमेंडमेंट्स हुए हैं, शायद और किसी साल में नहीं हुए होंगे. डिफरेंट टाइम्स ये अमेंडमेंट्स. We have got already 2 budgets earlier जब गवर्नमेंट नई बनी थी, then बजट्स आए थे. देन उसके बाद में 115 BAA BAB कंपनीज के लिए फिर एक टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ. देन उसके बाद में फाइनेंस बिल आया, फाइनेंस बिल के बाद में फाइनेंस एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट हुए, और देन फिर साल जाते जाते ये ऑर्डिनेंस और इशू हुआ जिसने वापस इनकम टैक्स की बहुत सारी सिचुएशंस को चेंज किया है. सो नाउ व्हाट आर दीज एक्सटेंशंस इन द ड्यू डेट्स granted by this particular ordinance. फिनांस मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी आउटलाइन हम सबके साथ शेयर कर ही ली थी. लीगल पोजीशन क्या है अब उन सारे एक्सटेंशंस की, वो हम यहाँ पे देखते हैं, और उनके इम्प्लीकेशंस कहाँ पे होंगे वो भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे. Okay, the basic thrust of this amendment, before we go into say one by one kind of extension, the common factor in all these extension, the basic thrust is this. The ordinance is taking a period between 20th of March to 29th June, and the ordinance is saying कि सब इस पीरियड के बीच में कोई भी डेडलाइन अगर फॉल करती है, then that will stand extended to 30th of June. अलग अलग डेडलाइंस के बारे में ऑर्डिनेंस बात करता है, और सबके लिए ये कॉमन प्रपोजिशन ऑर्डिनेंस में है. 20th of March to 29th June
all these will stand extended to 30th of June. Now, किन किन एरियाज में ये एक्सटेंशन है? Okay. All in all, 6 areas are there where this time period has been extended. We will be discussing them one by one. Completion of proceedings, issuance of notice by Income Tax Department, filing of any appeal, reply, returns by the assessee, making of any investment, deposit, purchase, construction, payment. This is going to be important. Payment, deposit of TDS, TCS, payment of tax. विवाद से विश्वास स्कीम में एक डेट का एक्सटेंशन और एक दिन छोटा सा एक्सटेंशन विथ रेस्पेक्ट टू द सेक्शन 10AA आल्सो. ओके, लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. पहला केस, any time limit for completion of any proceeding or passing of any order or issuance of any notice, intimation, notification, sanction, approval, or any other such action by any authority, commission or tribunal. Basic proposition again same. If the time limit of any of this was falling somewhere between 20th of March to 29th June, it will stand extended to 30th of June. Now, इन सारी एक्टिविटीज के लिए जो टाइम लिमिट है वो अब 30 जून हो गई है. इफ द टाइम लिमिट वाज ओरिजिनल टाइम लिमिट वाज समवेयर बिटवीन 20th of March till 29th June. से फॉर एग्जांपल कहां पे इस एक्सटेंशन का इंपैक्ट आ सकता है? लेट्स ट्राई टू डू एन इंपैक्ट एनालिसिस. The first and something going to be very, very important is all these section 148 notice for assessment year 13-14. Because of that 6 assessment years timeline, AY 13-14 के reassessment के notices का time बारिंग 31st of March 2020 था. Because of this ordinance, now Income Tax Department shall be entitled to issue all these notices till 30th of June 2020. AY 13-14 के सारे रीअसेसमेंट के 148 के नोटिसेस जो 30th of June 2020 तक डिपार्टमेंट इशू कर देगा, ये सारे नोटिसेस टाइम बारिंग नहीं माने जाएंगे. This is going to be the most important impact of this particular extension. अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी सारे केसेस में से फॉर एग्जांपल 12A की मेरी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई है. 6 महीने के हिसाब से 31 मार्च 2020 तक ये एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हो जाना थी. द टाइम will stand extended automatically. Some 263, 264 revision has been proposed by the department जिसका time period 31 मार्च हो रहा था. ITAT might have granted certain stay. 180 days or 365 days time limit was getting expired somewhere between 20th of March till 29th of June. In all these cases, the deadline shall automatically stand extended to 30th of June 2020. So this is the first extension which is relevant from the department's perspective. ये department के लिए important है. उनके जो time barring extension थे, उनके जो time barring actions थे, उन सारे actions के लिए अभी extension applicable हो रहा है. Second extension is from the angle of assessing. Furnishing of any appeal, reply, application, or furnishing of any report, document, written statement, or such other record. Furnishing of written, furnishing of statement. This is going to be something important. Filing of any appeal. CIT अपील का ऑर्डर मेरे पास में ऑलरेडी आ गया था. ITAT को अपील फाइल करने की टाइम लिमिट कंप्लाई नहीं हुई थी और वो जो 60 दिन की टाइम लिमिट है वो कहीं 20 मार्च से लेके 29 जून के बीच में पूरी हो रही थी. नाउ द अपील कैन बी फाइल्ड बाय 30th of June. वो डिलेड नहीं मानी जाएगी. सो फाइलिंग ऑफ अपील, रिप्लाई.
or any application or furnishing of any report, document or return. Let's see कहां पे इसका impact आ सकता है. Furnishing of any report, document, written statement. This is going to be important. Say for example, ITR for AY 1920. As per section 139(4), I can file this return latest. I could have filed this return latest by 31st of March 2020. उस दिन IY 1920 की रिटर्न फाइल करने की मेरी डेडलाइन खत्म हो रही थी. Because of this extension, now I can file all AY 1920 returns up to 30th of June 2020. Also, belated return 30 जून 2020 तक फाइल हो सकते हैं. I have already filed a return for AY 1920. I wish to say revise that particular return. Now again for revision, the deadline originally was 31st of March 2020. Because of this amendment, AY 1920 के मेरे रिवाइज रिटर्न भी 30 जून 2020 तक फाइल किए जा सकते हैं. ITR in response to 148, 153A notice, already 148 का नोटिस आ गया है. 153A सर्च वाले असेसमेंट का रिटर्न फाइलिंग का नोटिस आ चुका है. रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बीच में कहीं एक्सपायर हो रही थी. ऑटोमेटिकली बाय वर्च्यू ऑफ दिस this ordinance, all these deadlines are now 30th of June 2020. This is going to be something very, very important for all of us practically, because ordinance is talking about furnishing of any report, document, return. Ordinance is not specifying all these one by one. They've given a generalized extension kind of thing. Furnishing of any report, document, return statement. It covers furnishing of this TDS, TCS returns also. Okay, for Q4 1920. FY 1920 Q4 के रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन which is between 20th of March till 29th of June, and that's why these due dates will also stand extended till 30th of June. So 19-20 FY 19-20 Q4 के TDS TCS के रिटर्न्स 30 जून 2020 तक फाइल किए जा सकेंगे. That late fees of 200 rupees per day will not be applicable in this particular case. Any appeal to CIT, ITAT जहां पे वो 30 दिन या 60 दिन का पीरियड इस स्पेसिफाइड पीरियड के बीच में स्पेसिफाई हो रहा है, all these appeals can also be filed by 30th of June. The very important point which is required to be noted here, वो सारे केसेस जहां पे डेडलाइन 20 मार्च से 29 जून के बीच में आ रही है, वहां के लिए ये एक्सटेंशन एप्लीकेबल है. इन एनी केस जहां पे डेडलाइन ऑलरेडी एक्सपायर हो गई है and default continue hai, then this period will also be counted for the purpose of period of default. Say for example, my Q3 TDS return for 1920, I could not file that particular return. मैं वो रिटर्न फाइल नहीं कर पाया था. अब मैं उस रिटर्न को फाइल करना चाहता हूं. लॉकडाउन के कारण प्रैक्टिकली मेरे लिए फिजिबल नहीं है वो रिटर्न फाइल हो पाना, पर ऐसे रिटर्न्स के लिए अब वो डिफॉल्ट कंटिन्यू है. 200 रुपए रोज की लेट फीस वाली वो जो लाइबिलिटी है वो चलती चली जा रही है. तो देयर इज नो जनरल मॉरिटोरियम काइंड ऑफ थिंग. जैसा जैसा आज RBI ने कहा कि साहब ये जो मॉरिटोरियम का पीरियड है दैट विल बी एक्सक्लूडेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ NPA स्टेटस एज सच, ऐसा कोई एक्सक्लूजन जैसा वाला रूल इनकम टैक्स में कहीं नहीं आया है. जो डिफॉल्ट ऑलरेडी चालू हो गया था वो डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा, और ये जो एक्सटेंशन पीरियड है वो भी डिफॉल्ट में काउंट हो जाएगा. जो डिफॉल्ट जहां पे डेडलाइन इस एक्सटेंशन पीरियड के बीच में कहीं आ रही थी उनके लिए खाली ये एक्सटेंशन एप्लीकेबल होगा. ओके, सो दिस इज अवर सेकंड एक्सटेंशन. Now coming to the third extension, that is with respect to making of investment, deposit, purchase, construction. What we can say, जो पहला वाला एक्सटेंशन था सब नोटिस और नोटिस वगैरह इशू करने का, that was from the perspective of the department.
सेकेंड वाला जो एक्सटेंशन था, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स एंड रिप्लाई एंड ऑल दोस थिंग्स, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दैट इज फ्रॉम द एंगल दैट इज रिलेवेंट फॉर प्रोफेशनल्स एज सच. ये थर्ड वाला जो एक्सटेंशन है दैट इज रिलेवेंट फॉर द असेसी डायरेक्टली, मेकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, डिपॉजिट्स, परचेस, कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा. दो तरह के इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक्सटेंशन डायरेक्टली ऑर्डिनेंस में हो गया है. सेक्शन 54 टू 54 GB. मैंने कोई मकान 2 साल पहले बेचा था, 54 में मैं उसका एग्जम्पशन लेना चाहता हूं. 2 साल के अंदर अंदर नया मकान मुझे खरीद लेना है और ये 2 साल का टाइम पीरियड 31 ऑफ मार्च 2020 को फॉर एग्जांपल कंप्लीट हो रहा है. नाउ ऑटोमेटिकली ये मेरी डेडलाइन 30 जून 2020 को एक्सटेंड हो जाएगी. सो इन एनी केस सेक्शन 54 टू 54G कोई भी सेक्शन में मैं एग्जम्पशन क्लेम कर रहा हूं, नया इन्वेस्टमेंट, नया परचेस, नया कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने की डेडलाइन 20 मार्च से लेके 29 जून के बीच में कहीं भी अगर कंप्लीट हो रही है, सो दैट विल स्टैंड एक्सटेंडेड टू 30th ऑफ जून. मोर इंपॉर्टेंट इज दिस चैप्टर 6A डिडक्शंस. नॉर्मली असेसीज का पैटर्न होता है, वॉट एवर इन्वेस्टमेंट इज टू बी डन, मेजर चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डन एट द फेग एंड ऑफ ईयर. सो पीपीएफ में पैसा डालना था, बैंक में 5 साल की एफडी करवानी थी. 31 मार्च तक ये काम करने की परमिशन असेसी को अवेलेबल थी. असेसी अगर ये डिपॉजिट, ये इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाया है, then he can make all these deposits, he can make all these investments by 30th of June 2020. All deductions under chapter 6A, any provision of chapter 6A under this part B, deduction in respect of certain payments. So section 80C से लगा के और सेक्शन 80D, 80E, 80G, 80GGB, 80GGC, ये जितने सेक्शन 80C से लगा के और 80GGC तक के सारे पेमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, डिपॉजिट्स 30th ऑफ जून 2020 तक किए जा सकते हैं और इनका डिडक्शन FY 1920, PY 1920 में क्लेम किया जा सकता है. Apart from this, now the ordinance is saying that central government may issue notification for any other investment, any other exemption requirement also. एक जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू दिस चैप्टर 6A डिडक्शन, इफ द पेमेंट, इफ द इन्वेस्टमेंट हैज बीन मेड 1 अप्रैल 20 से लगा के 30 जून 20 के बीच में कहीं किया जा रहा है ये पेमेंट, ये इन्वेस्टमेंट, तो क्या इसका बेनिफिट 19-20 में ही मिलेगा या PY 20-21 में भी उसका डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है? वेदर द असेसी इज हैविंग एन ऑप्शन. Very clearly, going by the scheme of the act, if any payment is being made in PY 2021, then उस पेमेंट का डिडक्शन PY 2021 में लिया जा सकता है. अगर 30 जून 2020 तक ये पेमेंट कर दिया गया है, से फॉर एग्जांपल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू राइट नाउ, डोनेशन गिवन टू पीएम केयर फंड 80G में 100% एग्जम्पशन इज अवेलेबल. नाउ ये जो डोनेशन अभी अप्रैल में या मई में या जून में दिया गया है, इसका डिडक्शन PY 19-20 में मिलेगा. क्या असेसी इसका डिडक्शन 19-20 में नहीं लेके वो 20-21 में ले सकता है? यस, ले सकता है. The only point which is required to be considered here is for the next year, this optional scheme of 115 BAC shall become applicable for individual assessees also. अब अगर assessee 115 BAC की ऑप्शनल स्कीम में जाना चाहता है तो फिर चैप्टर 6A के कोई भी डिडक्शन उसे नहीं मिलने वाले हैं. तो ऐसे असेसी के लिए सजेस्टिबल होगा कि जो 30 जून 2020 तक वो पेमेंट कर रहा है उसका डिडक्शन ऑलरेडी वो PY 1920 में क्लेम करे. अगर PY 2021 में ही इज इंटरेस्टेड इन गोइंग फॉर दिस न्यू ऑप्शन 115 BAC, दैट इज ओनली पॉइंट. अदरवाइज एज पर लॉ जो पेमेंट अप्रैल मई जून में हो रहे हैं उनका डिडक्शन असेसी चाहे तो PY 19-20 में क्लेम करें, चाहे तो PY 20-21 में भी वो डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है. थर्ड एक्सटेंशन, the next one,
छोटा सा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली जिसकी बहुत ज्यादा रिलेवेंस नहीं है, बट फॉर सर्टेन असेसिस दिस माइट बी रिलेवेंट, दैट इज द सेक्शन 10AA एग्जम्पशन टू एसईजेड यूनिट्स। वहां 10AA के एग्जम्पशन की रिक्वायरमेंट थी कि जो भी यूनिट्स वहां एसईजेड में एस्टेब्लिश्ड हैं और 10AA का एग्जम्पशन लेना चाहते हैं, जिनको की ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है, then they should have started their functioning by 31st of March 2020. So उनके लिए भी डेडलाइन 31st of March 2020 की बजाय 30th of June 2020 हो जाएगी for commencement of their operation, for starting their functioning. Okay. This one is again something very important. The next set of extension, पांचवा जो एक्सटेंशन एक्ट इस ऑर्डिनेंस ने हमें दिया है, what they are saying is where any due date has been specified in or prescribed or notified for payment of any amount towards any tax or levy, किसी भी टैक्स किसी भी लेवी को डिपॉजिट करने की ड्यू डेट 20 मार्च से लेके 29 जून 2020 के बीच में आ रही है, और इस अमाउंट का पेमेंट उस ओरिजिनल ड्यू डेट तक नहीं किया गया, पर 30 जून 2020 तक ये पेमेंट कर दिया गया है, then no penalty shall be levied for this delayed payment, no prosecution shall be sanctioned for this delay. दो बातें एक्ट ने यहां पे बोली है, ऑर्डिनेंस ने दो बातें बोली है। ऐसा कोई भी केस जहां पे कोई टैक्स पेमेंट की ड्यू डेट इस स्पेसिफाइड पीरियड के बीच में आ रही है, उस तारीख तक पेमेंट नहीं करते हुए 30 जून तक पेमेंट कर दिया गया है, देन पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन शैल नॉट बी एप्लीकेबल, बट an interest shall be payable at a reduced rate. The rate of interest shall be 0.75% per month. Now, कहां पे ये एक्सटेंशन सबसे ज्यादा रिलेवेंट होने वाला है, और इसलिए उसको थोड़ा सा हमें ध्यान से समझना भी जरूरी है। Mainly, this is going to be relevant with respect to TDS TCS for March, April and May 2020. मार्च का TDS जो 30 अप्रैल तक जमा होना था, अप्रैल का TDS जो 7 मई तक जमा होना था, और मई का TDS जो 7 जून तक जमा किया जाना था. Now, by virtue of this extension, it can be deposited up to 30th of June. But then, what will be the consequences? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखी जाना चाहिए, लाइक अदर एक्सटेंशन, दिस इज नॉट अ ब्लैंकेट एक्सटेंशन काइंड ऑफ थिंग। बाकी सब में तो सीधा उठा के बोल दिया है कि सर आप 30 जून तक कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ ब्लैंकेट एक्सटेंशन, रिडल्ड विद सर्टेन कंडीशंस। सो लेट्स गो बैक टू द ओरिजिनल स्लाइड अगेन। नाउ अगर टीडीएस टीसीएस की बात करें, अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई का टीडीएस अपनी ड्यू डेट पे जमा हो गया तब तो वेल एंड गुड। अगर नहीं हुआ है 30 जून तक जमा करा सकते हैं। द सेविंग वुड बी पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन विल नॉट बी देयर, बट इंटरेस्ट विल बी पेएबल, and that interest will also be payable at a lower rate of 0.75% per month or part of the month only. जो बहुत ध्यान से देखा जाना है, that all these relaxations are conditional. All these relaxations shall be available only when the payment has been made up to 30th of June 2020. ड्यू डेट तक आपने पेमेंट नहीं करा, 30 जून तक पेमेंट कर दिया, then this relaxation will be applicable. अगर 30 जून तक भी पेमेंट नहीं हुआ है, then all these relaxation will get withdrawn and the normal provision from the original date itself will be applicable. तो अगर अप्रैल वाला मेरा टीडीएस मैंने 30 जून को जमा कराया, तो मेरे को 2 महीने का ब्याज 0.75% पर मंथ की रेट से देना होगा।
लेकिन अगर ये मार्च वाला टीडीएस जो 30 अप्रैल को जमा होना था, मैंने 30 जून को जमा कराया, 2 महीने के लिए 0.75% की रेट से इंटरेस्ट देना होगा। लेकिन ये मार्च वाला टीडीएस जो 30 अप्रैल को जमा होना था, अगर मैंने 30 जून तक भी जमा नहीं कराया, देन द नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 1.5% पर मंथ शैल बी एप्लीकेबल। तब ऐसा नहीं है कि साहब इतने पीरियड तक तो 0.75% और उसके बाद में फिर नॉर्मल रेट एप्लीकेबल होगी। The exemption will not be available from the beginning itself. This relaxation will not be applicable. This relaxation is conditional. It is dependent upon the payment being made on or before 30th of June 2020. So अगर इस तारीख तक पेमेंट नहीं हुआ, then the relaxation extension is not at all applicable. Normal provision will be applicable. पर अगर इस तारीख तक पेमेंट हो गया है, then the penalty prosecution is not there. Interest at the rate of 0.75% per month shall be payable. एक छोटा सा मामला इस केस में और आता है कि नॉर्मल केस में जब टीडीएस का पेमेंट लेट होता है तो एक तो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1.5% जमा कराना होता है, and this interest is calculated not from the due date but from the date of deduction itself. 31 मार्च का टीडीएस 30 अप्रैल तक जमा अगर नहीं हुआ तो नॉर्मल केस में 1.5% पर मंथ इंटरेस्ट, एंड दिस इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम 31st of March itself, not from 30th of April. Now the ordinance is saying if this ordinance relaxation is applicable, rate would be 0.75% and period of delay shall not be calculated from the date of deduction as is done in the normal income tax act. The period of delay shall be from the due date till the date of actual payment. So this is regarding this tax payment extension. Mainly it is applicable for TDS TCS. It is also applicable with respect to equalization levy जो वापस मंथली बेसिस पे जमा कराना होती है, मार्च अप्रैल मई वाली इक्वलाइजेशन लेवी का अगर कोई पेमेंट है, that can also be done up to 30th of June 2020. Okay. The next set of extension through this particular ordinance, or in fact the last extension through this ordinance is with respect to that विवाद से विश्वास स्कीम. विवाद से विश्वास स्कीम जो कि चालू होने के पहले ही एकदम से रुक सी गई है, और लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा तो आई एम श्योर हम में से बहुत सारे लोगों को सबसे पहले ये विवाद से विश्वास स्कीम वाले मैटर्स को आगे बढ़ाना होगा. जो ओरिजिनल रिक्वायरमेंट थी विवाद से विश्वास स्कीम में, इफ द टैक्स एरियर आर बीइंग डिपॉजिटेड अप टू 31st of March, then no additional payment was required. Beyond 31st of March tax area का अगर डिपॉजिट था, then the additional payment of 10% was applicable. Now they are saying tax area may be deposited up to 30th of June without additional payment. 30 जून के बाद में भी टैक्स एरिया जमा कराए जा सकते हैं, और उस केस में 10% additional payment applicable होगा. Okay. Though my strong feeling is this, after all this economy slump and everything, probably assessee के लिए ये भी possible शायद नहीं हो कि वो पूरा का पूरा टैक्स एरियर भी 30 जून तक जमा करा सके. Sorry. So some kind of relaxation on this part may also be considered by the government, but right now जो फैसिलिटी दी है कि साहब 31 मार्च की बजाय टैक्स एरियर का पेमेंट 30 जून तक कराया जा सकता है. The last part of this particular ordinance is this. Right now they are talking about 30th of June, but we are not sure how the situation will unfold. कब तक ये लॉकडाउन चलेगा, क्या स्थितियां बनेंगी. सो ऑर्डिनेंस ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर कर दिया है कि साहब गवर्नमेंट चाहे तो ये 30 जून की डेट को आगे भी बढ़ा सकती है. बाय वे ऑफ अ नोटिफिकेशन गवर्नमेंट में एक्सटेंड दिस ड्यू डेट ऑफ 30th June also. Fine. Sorry. One small amendment through this ordinance जो हम यहाँ पे presentation में नहीं है, तो हम अलग से बात कर सकते हैं, not related with the extension, but that is related with this donation to PM Care Fund. That PM Care Fund has been introduced in section 80G through this particular ordinance.
100% donation is available with 100% deduction is available with respect to donation given to PM Care Fund without any restriction. वो जो 10% वाली लिमिट एप्लीकेबल होती है वो भी ये PM Care Fund के डोनेशन पे एप्लीकेबल नहीं होगी, 100% डिडक्शन मिलेगा. The ordinance has introduced this one more amendment in the original Income Tax Act. Last part of our discussion, and after this we can take say certain questions from the audience also. Certain other extensions apart from this ordinance, 2 या 3 और extensions अलग से आए हैं जो कहीं हमारे काम के हैं. पीएफ की ड्यू डेट जो 15 अप्रैल को ही जो एक्सटेंशन आया, मार्च 2020 का पीएफ 15 अप्रैल की बजाय 15 मई तक जमा कराया जा सकता है. So this will be an important factor even for tax audit purposes also. 15th of May is the due date for Provident Fund. ESIC डिपॉजिट की ड्यू डेट ऑलरेडी एक्सटेंड हो गई थी. फरवरी और मार्च दोनों के कंट्रीब्यूशन के लिए ESIC ड्यू डेट इज नाउ 15th of May. Third extension is with respect to this 15G 15H form for financial year 2021. No new form is required to be submitted. जो 19-20 के लिए 15G 15H फॉर्म बैंक्स में सबमिट हुए थे उनकी वैलिडिटी 30 जून तक एक्सटेंड कर दी गई है. So for first quarter of the current financial year, the old form shall remain applicable. So these are say various extensions through ordinance and then other than ordinance. ये इतने सारे extensions जो हैं वो कोविड को लेके इनकम टैक्स में इंट्रोड्यूस हुए हैं. जीएसटी के एक्सटेंशन के लिए अलग से नोटिफिकेशन इशू हो गया है. ऑलरेडी टीपीए के एक सेमिनार में हम उसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं. फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस नाउ दीज आर वेरियस काइंड ऑफ एक्सटेंशंस व्हिच हैव बीन given by the government through that particular ordinance. I conclude my discussion at this particular point of time.